हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। हमने अभी तक हेलो एल्केन्स के केस के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज को कवर किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे हेलो एरीन्स के केस के अंदर। सो स्टूडेंट्स, ध्यान से आप इसे नोट करेंगे क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा हम सोचते हैं भी उसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई थी, एलिमिनेशन हुई थी, मेटल्स के साथ रिएक्टिविटी थी, क्या यहाँ पर भी वो सारी चीजें सेम होंगी या नहीं होंगी? तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। सो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आप रेगुलर वीडियोस के साथ जो है अपडेटेड रहें। अब स्टूडेंट, सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आज के इस वीडियो लेक्चर का है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। आप हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज करता है, भी क्विक रिव्यू मैं आपको दे दूं भी हेलो एरीन्स क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय हेलो एरीन्स? अभी तक हमने हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को देखा है। नाउ व्हाट इज हेलो एरीन्स? हेलो एरीन्स क्या है? सबसे पहली चीज, हेलो एरीन्स क्या होता था? जब हमारी कोई एरोमेटिक रिंग में से, कोई भी एक एरोमेटिक रिंग में से मैं क्या बोलती हूँ भी एक हाइड्रोजन को हम रिमूव कर देते हैं और उसी की जगह पर कोई हेलोजन एटम आकर के जुड़ जाए तो वो हमारा क्या कहलाएगा? हेलो एरीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, जैसे कि इस कार्बन पे बात कर रही हूं, अगर मैं एक बॉन्ड ये रहा तो दूसरा बॉन्ड ये रहा और तीसरा ये रहा डबल बॉन्ड, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ था। अगर उस हाइड्रोजन को रिमूव करके मैंने किसी हेलोजन एटम को वो जगह दे दी तो वो मेरा हेलो एरीन कहलाएगा। ठीक है जी, वो मेरा क्या कहलाएगा? हेलो एरीन कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन में मैंने आपको ये लिखवाई थी, दैट रिमूवल ऑफ वन और मोर देन वन हाइड्रोजन, ठीक है, एंड अटैचमेंट ऑफ हेलोजन एटम ऑन इट्स प्लेस is known as haloarine, या फिर the replacement of one or more hydrogen with halogen is also known as haloarine। ये तो हमने बेसिक सा haloarine जब स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या होता है, वहां पर मैंने आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन कर दिया। दिस इज माय एग्जांपल ऑफ haloarine। यहाँ पर जो मैंने X लिया है, ये जो X है ये फ्लोरीन भी हो सकता है, ये क्लोरीन भी हो सकता है, ये ब्रोमीन भी हो सकता है, ये आयोडीन भी हो सकता है, कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है। अब बात करते हैं भी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जो मेरे या आप सबने, जैसे कि अगर हेलो एल्केन अभी पढ़ के हटे हो तो आप सबके क्वेश्चन ये आएगा दिमाग में भी हमने हेलो एल्केन के अंदर जो पढ़ी थी वो कौन सी थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड कौन सी थी? एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी कौन सी थी? रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, अगर मैं आपको क्विक रिव्यू दूं हेलो एल्केन्स के केस में, हेलो एल्केन्स के केस में सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी आपको मैंने करवाई थी एलिमिनेशन रिएक्शन। और तीसरी जो थी रिएक्शन विद मेटल्स। ये जो है ये हमने स्टडी किया था हेलो एल्केन्स के केस में। किस में देखा था ये हमने? हेलो एल्केन्स में। अब हेलो एरीन्स के अंदर भी क्या यही प्रॉपर्टीज हैं? तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ भी क्या इसके अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। नॉर्मल कंडीशंस पर जनरली न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अकर नहीं करती इन केस ऑफ हेलो एरीन्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, तो मैंने आपको बोला नॉर्मल कंडीशंस पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर नहीं करेगी। एट नॉर्मल कंडीशंस
न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन will not occur in case of haloarenes. अब आप कहोगे मैम व्हाट इज द रीजन भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर नहीं करेगी? ऐसा क्या रीजन है भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अकर नहीं करेगी? हमने हेलो एल्केन्स के अंदर तो देखा अकर करती है, यहाँ क्यों नहीं करती? व्हाट इज द बेसिक चीज जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है? खुद सोचो, इसका रीजन मैं दे दूंगी, आपको पता चल जाएगा भी ये रीजन है भी जिसके कारण ये नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने हेलोएरीन का स्ट्रक्चर है, आप हल्का सा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा नहीं है। आप सोचो एक बारी, इसके अंदर आपको यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर में देखने को मिल रहा है भी कहाँ पर घपला होगा? घपला होगा इन डबल बॉन्ड के केसेस में, मतलब डबल बॉन्ड का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल तो जरूर होगा। तो हाँ जी, उसका रोल है रेजोनेंस में। सबसे पहला रीजन फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन्स के अंदर अकर क्यों नहीं करती इज रेजोनेंस। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लिखेंगे रीजन जो है जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अकर नहीं कर रही है इज रेजोनेंस। क्या रीजन है? रीजन है रेजोनेंस। ऐसा कैसे है देखिए ध्यान से, हेलोएरीन बना रही हूं मैं आपके सामने, ठीक है, डबल बॉन्ड्स हैं तो हम डबल बॉन्ड्स को इस तरह से दिखाएंगे। हेलोएरीन में एक हेलोजन एटम होता है, मैं लेट करती हूँ भी क्लोरीन ले लेते हैं। हाँ जी, कोई भी हमारे जितने भी हेलोजन ग्रुप्स हैं ध्यान से देखना, मेरे जो हमारे हेलोजन ग्रुप्स होते हैं बेसिकली कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होते हैं ना। और ये जो सारे हैं कौन से ग्रुप को बिलोंग करते हैं? ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं। क्या सभी को पता है जी? ये ग्रुप 17 को बिलोंग करते हैं। ग्रुप 17 के अंदर हमने देखा है भी इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बेसिक चीज थी, किसी को नहीं पता तो नोट कर लेना इफ यू डोंट नो, ठीक है। इट वाज लाइक रिवीजन की तरह ही है भी, अगर आपने कर रखा है तो आपको पता है। वैसे ही बेसिक सी चीज है भी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ग्रुप नंबर 17 को बिलोंग करते हैं, इतना हमें पता है। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? जैसे कि अभी मैं आपको बोल के हटी हूँ भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। तो मैं ऐसे इसको सर्कल से शो करती हूँ, 1 2 3 4 5 6, और 7th वाला इलेक्ट्रॉन ये है जो कि इससे किससे बॉन्डेड है? हमारे रिंग वाले कार्बन से बॉन्डेड है। मानते हो? चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर होता क्या है? जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो क्लोरीन है, जब ये किसी रिंग के साथ जुड़ जाए, एक और चीज यहाँ पर नोट करेंगे, जो क्लोरीन है बेसिकली ये माइनस आई इफेक्ट शो करती है। बट जब ये रिंग के साथ जुड़ जाती है तो ये प्लस आर ये इफेक्ट एग्जिबिट करती है, शो करती है। बेसिकली जो क्लोरीन है वो माइनस आई इफेक्ट शो करती है, लेकिन अगर ये रिंग के साथ जुड़ जाए तो प्लस आर इफेक्ट शो करती है। प्लस आर जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, यानी कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे देता है ताकि वो रेजोनेंस कर सके। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा ताकि रेजोनेंस कर सके, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर डोनेट करेगा, ठीक है। जब ये यहाँ पर डोनेट करेगा तो इस कार्बन के इस देखो यहाँ पर डोनेट करेगा तो ये बेसिकली इस बॉन्ड पे करेगा, और इस बॉन्ड का ये कार्बन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड आकर के यहाँ पर टूट जाएगा, ठीक है। जो ये इलेक्ट्रॉन्स है ये Cl ड्यू टू द प्लस आर इफेक्ट अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ डोनेट करेगा, और ये जो बॉन्ड है ये इस क्लोरीन और इस कार्बन एटम के बीच में है, तो ये कार्बन एटम जो है वो एक डबल बॉन्ड बना रहा है फर्दर, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में, कॉन्जुगेशन मतलब सिंगल डबल ऐसे बॉन्ड बन रहा है, तो ये डबल बॉन्ड आकर इस पे टूट जाएगा, ठीक है। ये बेसिक रेजोनेंस केमिकल बॉन्डिंग में देखते हैं, नहीं करी तो भी मैं 1 बाय 1 करके आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखना ध्यान से। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमारी बेंजीन रिंग है,
ठीक है। अब ये देखो, ये डबल बॉन्ड तो दोनों ऐसे ही है, इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये डबल बॉन्ड इधर आकर टूट रहा है, इस पे आके टूट रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, इस कार्बन एटम पे आ गए, जिसके कारण इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब ही होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड किस पे आके टूटा, इस कार्बन पे, इसका मतलब क्या आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर देखो, इस पे क्या जुड़ा हुआ था, ये हमारा Cl जुड़ा हुआ था। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये भी एज इट इज है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने यहाँ पर टूटा, इस बॉन्ड पर और एक और बॉन्ड बना लिया, ऐसे एक और बॉन्ड बन गया यहां पर। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए, जब भी इलेक्ट्रॉन्स कोई लूज करता है तो उस पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस Cl पे क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतना क्लियर है? ध्यान से मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ये वाले हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किया, यहाँ पर दे दिए, तो यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड आकर इस कार्बन पे टूट गया, इस पिंक वाले कार्बन पे टूट गया, तो यहाँ पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में देखना, ध्यान से समझोगे इस चीज को। ये नेगेटिव चार्ज जो है ये इधर टूटेगा, ये नेगेटिव चार्ज आगे सर्कुलेट करेगा, पूरी कॉन्जुगेशन होगी, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये इस कार्बन पे टूटेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में टूटेगा। तो ये कार्बन ने फर्दर क्या कर रखा है, बॉन्ड बना रखा है, क्योंकि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये वाला डबल बॉन्ड अब कहाँ पे आके टूटेगा, इस कार्बन पे आके टूटेगा। ठीक है, जिस कार्बन के बीच में है वो उसी कार्बन पे टूटेगा। ये इस कार्बन और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये इस कार्बन पे आके जुड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखना, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहां पर आकर हमारा जो है नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा। ये देखो इन दोनों के बीच में ये एज इट इज था, ऊपर हमारा Cl डबल बॉन्ड लगा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज और 4 इलेक्ट्रॉन के साथ। इतना सभी को क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, नेक्स्ट स्टेप ध्यान से देखना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, फिर से ये जो है नेगेटिव चार्ज ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो ये डबल बॉन्ड इस कार्बन पे टूटेगा, तो यहां से हमारे पास क्या स्ट्रक्चर आएगा, ये हमारी बेंजीन रिंग है। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ये एज इट इज है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, इधर लगा हुआ है Cl, उस पे है पॉजिटिव चार्ज, और हमारे पास हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स। क्या सभी को इतना क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप में देखो फिर से क्या होता है, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ टूटेगा ताकि डबल बॉन्ड बन जाए, और ये डबल बॉन्ड वापस से क्लोरीन पर, ये जो डबल बॉन्ड है ये वापस से किस पे जाके टूट जाएगा, क्लोरीन पर टूट जाएगा। और जब ये वापस से क्लोरीन पर चला जाएगा तो क्लोरीन के पास क्या आ गए, क्लोरीन के पास अब इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ये एज इट इज है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया। अब ये डबल बॉन्ड जो है, देखो अब आप कहोगे मैम इसको तोड़ने की क्या जरूरत है, इसको ही कला तोड़ दो। अगर आप इसको यहाँ पे नहीं तोड़ोगे तो देखो ये कार्बन है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ये कार्बन एटम है, अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाता है तो 1 2 बॉन्ड हो गया ना, क्योंकि डबल बॉन्ड भी आ गया, 3 4 5 बॉन्ड कार्बन नहीं बनाएगा, कार्बन 4 बॉन्ड ही बना सकता है, तो इसीलिए डबल बॉन्ड को फर्दर हमें तोड़ना पड़ता है क्लोरीन पे। अब क्लोरीन को वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए 2, क्लोरीन को वापस से अपने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, तो टोटल वापस से उसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने आ गए, 6 आ गए, और एक ने बॉन्ड बना रखा है, तो 7 उसके बॉन्ड्स कंप्लीट है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ गया। अब ध्यान से देखना, एक स्ट्रक्चर आपके पास ये है फर्स्ट वाला, और एक ये लास्ट है। क्या ये एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? क्या फर्क इनमें लग रहा है? फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में और लास्ट वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या अंतर देखने को मिल रहा है? मैम अंतर ये देखने को मिल रहा है भी, यहाँ पर क्लोरीन लगाओ, यहाँ क्लोरीन लगाओ, दैट इज सेम। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी जो खाली है 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके भी आउटर मोस्ट में 6 दिख रहे हैं, और एक ने बॉन्ड बना रखा है, ये भी सेम है। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले और दूसरे के बीच में था, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ दूसरे और तीसरे में है, तो डबल बॉन्ड अब ऑल्टरनेटिव पोजीशन में है। तो ये एक दूसरे के क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, तो मैंने आपको रेजोनेंस दिखाई है, ये आपको मैंने क्या दिखाई है, रेजोनेंस दिखाई है। हाँ जी, ये मैंने आपको क्या दिखा दी, रेजोनेंस दिखा दी। तो दिस इज द फर्स्ट रीजन जिसके कारण जो है एसएन रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पर हमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिलता है।
ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होने के कारण हमारी जो है वो ये जो नेगेटिव चार्ज है एक जगह पर फिक्स नहीं है, इट कीप्स ऑन मूविंग, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एरीन्स के केस में पॉसिबल नहीं। दिस इज द फर्स्ट रीजन। वीडियो को पॉज करके इस रीजन को नोट डाउन करेंगे। हाँ जी, फटाफट से वीडियो को पॉज करके इस रीजन को नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंडरी रीजन आता है डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन of carbon atom क्या है? डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। ध्यान से देखो क्यों ऐसे मैंने बोला। मेरा ये क्या है? हेलो एरीन। दिस इज माई हेलो एरीन। मैं यहाँ पे कोई भी हेलोजन एटम में क्लोरीन लेके चल रही हूँ, सो दिस इज माई हेलो एरीन। मुझे एक चीज बताओ, ये मेरा हेलो एरीन है, यहीं पर अगर मैं हेलो एल्केन भी ड्रॉ करूं, फॉर एग्जाम्पल सिंपलेस्ट हेलो एल्केन बनाते हैं हम। CH4 का एक हाइड्रोजन निकाल दो, उसकी जगह हेलोजन डाल दो, सो दिस इज मेरा सिंपलेस्ट वाला ना, तो ये मेरा हेलो एल्केन है। मुझे यहाँ पर हेलोजन एटम जिस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन बताइए। हेलोजन एटम ये है, यहाँ पर भी हेलोजन एटम हमने X, चलो Cl ले लेते हैं। ठीक है, ये मेरा हेलोजन एटम, यहाँ पर ये हेलोजन है, यहाँ पर भी हेलोजन है। ये जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है। इधर ये किस कार्बन से जुड़ा है? इस कार्बन से। ये भी कार्बन है, कार्बन 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 कार्बन, इतना पता है ना। जिस कार्बन से जुड़ा है उसके हाइब्रिडाइजेशन बताओ। फिर से कुछ समझने वाली चीज, याद दिलवाने वाली चीज क्या है? जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हो तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स गिनोगे, कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड्स गिनोगे और लोन पेयर गिनोगे। अगर इन दोनों का सम 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये फटाफट चेक करने का तरीका है। अगर 3 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, अगर 2 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। आप पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करोगे। ठीक है जी, ये फटाफट सा तरीका है। तो यहां पे देखते हैं, ये कार्बन एटम की बात हो रही है। एक बॉन्ड ये रहा, 2 बॉन्ड ये रहा, तीसरा बॉन्ड ये रहा। क्या डबल बॉन्ड को काउंट करना है? नहीं करना। 3 बॉन्ड इस कार्बन एटम्स ने बना रखे हैं, तो 3 बॉन्ड वाले कार्बन एटम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है? sp2। तो ये कार्बन कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? मैम ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन एटम पे आते हैं, एक बॉन्ड इसके साथ Cl के साथ और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं। 4 बॉन्ड यानी कि कैसी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब फिर से एक बेसिक सी चीज जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। एक फिर से बेसिक सी चीज जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, वो क्या है? देखो, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? क्या मुझे कोई बता सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को En से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है, मतलब En बेसिकली आपको मैं लिख रही हूँ शॉर्ट में, इसका मतलब होता है द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसी टेंडेंसी भी मैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करूंगी। ध्यान से समझना, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हो रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है परसेंटेज S कैरेक्टर के, परसेंटेज S कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां पर आपके पास sp2, sp3 ये सारी है। इसमें मैं पूछती हूँ परसेंटेज S कैरेक्टर बताओ कितना होगा? sp3 में परसेंटेज S कैरेक्टर कितना होगा? S कितना है? 1। टोटल कितने हैं? S1 P3, टोटल कितने हैं? 4। ठीक है, टोटल है 4, S है 1। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कितने की निकालनी है? डिवाइडेड बाय टोटल कितने इंटू 100। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? 25%। यानी कि sp3 में 25% S कैरेक्टर है। sp2 देखते हैं, sp2 में S कितना है? 1। टोटल कितने हैं? 1 S 2 P, यानी कि टोटल है 3 इंटू क्या करेंगे? 100।
तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा मैम, ये तो आ जाएगा 33%, यानी कि sp2 के अंदर s करेक्टर कितना है 33%। ऐसे अगर मैं sp की बात करती हूँ मैम, s एक है और टोटल कितने हैं, एक s एक p, तो 2 है इंटू 100, तो यहाँ से परसेंटेज s करेक्टर कितना आ गया 50% आ गया। तो परसेंटेज एस करेक्टर sp के अंदर 50% है s का, sp2 के अंदर 33% है और sp3 के अंदर 25% है। मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज एस करेक्टर के, तो परसेंटेज एस करेक्टर किसका ज्यादा है, परसेंटेज एस करेक्टर किसका ज्यादा है, sp का ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मैं आपसे पूछती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भाई ऑर्डर बताओ मुझे, मैं आपसे पूछती हूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताओ, क्या ऑर्डर होगा, जिसका एस करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, फिर sp2 की और लास्ट में किसकी, sp3 की, यही है। इतना क्लियर हुआ। अब वापिस इस पे आते हैं, यहाँ देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मैम sp2, ये क्या है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस कार्बन एटम, दिस कार्बन इज more electronegative due to more s character, more percentage s character, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब भी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब एक और छोटी सी बेसिक सी चीज, आप कहोगे मैम डब्बे डब्बे बनाए जा रहे हो, बेसिक बेसिक चीजें बताई जा रहे हो, मेन मुद्दे पर आओ ना, अभी ये क्या क्यों नहीं कर सकता। चलो मेन मुद्दे की तरफ बढ़ते हुए, एक और बॉक्स, ये बॉक्स में क्या है ध्यान से देखेंगे, इस बॉक्स में वो क्या बता रहा है आपको, ओके ध्यान से देखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एसएन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास कोई भी हेलो एल्केन है, फॉर एग्जांपल जो हमने पिछले में पढ़ा था, एक न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होता है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, मतलब वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, तो खुद पे नेगेटिव चार्ज है। Rx में से हमें पता है x पे है नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, और R पे है पार्शियल पॉजिटिव, तो ये कहाँ जाएगा, R की तरफ जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा, यही होता था। अब इसमें मैंने आपको बताया था भी ये SN1 SN2 दो तरह के हो सकते हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना, एक SN1 होता है एक SN2 होता है, और SN2 के अंदर हमने देखा था भी अटैक कहाँ से होगा, SN1 के अंदर हमने देखा था अटैक कहाँ से होगा, ये न्यूक्लियोफाइल आगे से नहीं जाता क्योंकि रिपल्शन हो जाती है तो पीछे से चला जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से सोचो, मैंने आपको बोला sp2 क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू sp3। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होना का मतलब क्या हुआ है, उसके पास ये पावर है भी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब ये भी क्या है नेगेटिव चार्ज है, इसके कंपैरेटिव ये क्या है ज्यादा नेगेटिव चार्ज है क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। न्यूक्लियोफाइल जो कि बाहर से आना है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियोफाइल के पास तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस लविंग है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, फाइल मतलब लविंग, जो पॉजिटिव की तरफ जाए, तो इसलिए उसके ऊपर खुद के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या है नेगेटिव चार्ज, ये ज्यादा नेगेटिव है इसके कंपैरेटिव में क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे, तो ये नेगेटिव क्या है इसके ऊपर आकर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्यों बनाएगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगी मैम, नेगेटिव नेगेटिव में होगी रिपल्शन। इसीलिए हेलोएरीन्स के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, हेलो एल्केन्स के केस में होती है क्योंकि हेलोएरीन्स के अंदर जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो कंपैरेटिवली हेलो एल्केन्स के मुताबिक बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसके कारण न्यूक्लियोफाइल खुद भी नेगेटिव चार्ज है और ये कार्बन एटम ड्यू टू द हाइब्रिडाइजेशन भी नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है, वो भी टेंडेंसी इसके मुताबिक तो ज्यादा रखता है ना नेगेटिव की, तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे, ये थोड़ी है पॉजिटिव मतलब ये पॉजिटिव के पीछे भाग रहा है, ठीक है, इसको नेगेटिविटी नहीं चाहिए, यहाँ पर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, इस वजह से रिपल्शन के कारण यहाँ पर जो है वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर नहीं करेगी। सो सेकंड रीजन क्लियर हो गया, फर्स्ट रीजन आपको क्लियर था रेजोनेंस वाला, सेकंड रीजन क्लियर है डिफरेंस इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ
कार्बन एटम, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। फटाफट से इसको पहले नोट कर लोगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, फटाफट से इसको नोट कर लो। अब स्टूडेंट्स एक और चीज है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है न्यूक्लियोफाइल और वो पॉजिटिव की तरफ ज्यादा तो रिपल्शन होती है, पॉसिबल नहीं है। क्या कंडीशंस है भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन जो है वो पॉसिबल हो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने जब आपको फर्स्ट पेज पे बताया था भी ये नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं हो सकती, तो मतलब कि कोई और कंडीशंस दोगे तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अब आप लिखेंगे इट इज पॉसिबल, पहले लिखना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is not possible in normal condition. But possible when conditions are changed. देखो क्या होता है, हेलोअरीन है, नॉर्मल कंडीशन पे तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए क्या कंडीशन ली जाएंगी? सबसे पहली कंडीशन है भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लो। अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लोगे तो ये पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट करवाओगे तो ये कंडीशन पॉसिबल है, जैसे कि NaOH हो गया। अब और क्या कंडीशन? टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी अगर आप और लोगे, मतलब ज्यादा लोगे, टेम्परेचर भी ज्यादा ले लोगे, प्रेशर भी ज्यादा ले लोगे। टेम्परेचर फॉर एग्जांपल आप 663 केल्विन ले लेते हो और प्रेशर आप 300 atm लेते हो, ठीक है, तो ये क्या है, रिएक्शन पॉसिबल है। तो क्या करेगा, ये Cl निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह ले लेगा, जैसे हेलोएल्केन में होता था। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है जब आप कंडीशन ऐसी एक्वायर कर लेते हो, सो उस टाइम पर ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। या एक और चीज, अगर आप इसकी जगह पर क्या कर देते हो, किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा देते हो, ठीक है, क्या करते हो, इस हेलोएल्केन पे आप किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा दो। पहला तो ये हो जाएगा, आप ऐसी कंडीशन ले लो। दूसरा, अटैचमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को लगा देते हो एट द बेंजीन रिंग, एट द हेलोएरीन, तो पॉसिबल है। कैसे? देखो, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये हेलोएल्केन था। अब एक चीज और, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब भी आप लगाओगे तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाओ, मेटा पोजीशन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, ध्यान रखना। ऑर्थो कौन सी पोजीशन होती है? ये होती है ऑर्थो। ये दूसरे कलर से दिखाती हूँ आपको, ये ऑर्थो होता है, ये आपका क्या होता है, इसको बोलते हैं मेटा, इसको क्या बोलते हैं, पैरा। इधर से भी ये हमारा क्या है, ऑर्थो, इसे क्या बोलते हैं, मेटा, इसे बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो मैंने बोला जो भी आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डालोगे, लगाओगे, वो आप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगाओ तो उसका फायदा होता है। तो जैसे हमारे पास क्या है, ये हेलोएरीन है, अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 जैसे की लगा देती हूँ, उससे क्या होता है, उससे रिएक्शन पॉसिबल है। उससे क्या है, ये रिएक्शन पॉसिबल है। फिर आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल, जैसे कि हमने यहाँ पर NaOH लगाया, तो NaOH में OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये आपको पता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज है और जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्टेड है, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH, तो वो क्या आएगा, उस हेलोजन एटम को रिप्लेस कर देगा, उसकी जगह ले लेगा और ये NO2 एज इट इज का एज इट इज रहेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो अपने ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे उसको लगाना है, क्योंकि वो क्या करता है, वो रिएक्शन को स्टेबल कर देता है, वो उसको स्टेबल कर देता है, स्टेबलाइज करके रखता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी, इसी में अगर एक NO2 के अलावा 2 NO2 अगर आपको देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये तो जैसे एक NO2 है, अब अगर मैं ऐसे आपको बोल दूं, ये ऑर्थो पोजीशन पर लगा है, ये पैरा पे लगा है, यहाँ लगा है Cl, तो यहाँ पर भी आपको क्या ऑब्टेन होगा, ये NO2 तो एज इट इज के एज इट इज रहेंगे,
लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH आ जाएगा। अगर मैं न्यूक्लियोफाइल क्या ले रही हूँ, स्ट्रॉन्ग ले रही हूँ, जैसे कि NaOH मैंने लिया, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या लिया, NaOH लिया। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हम टेम्परेचर लेने वाले हैं, ये क्या करने वाले हैं, टेम्परेचर को और कम करने वाले हैं। हमने पीछे देखा, हमने 660 लिया था, अब यहाँ पर हम टेम्परेचर चाहे 330 ही ले लो तो भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से। अब ऐसे मान लो अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक NO2 यहाँ लगा है, एक इधर दे दे और ये दे दे, अब आप क्या बनाओगे, ये तो बहुत सिंपल है, आप कहोगे बस न्यूक्लियोफाइल लगा देंगे, न्यूक्लियोफाइल तो OH है, बाकी का क्या है, एज इट इज। तो आप ये देखो यहाँ पर जो NO2 लगे हैं, ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लगे हैं, मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं। ये जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं, इस वजह से मेटा पर ये नहीं लगे होते। क्लियर है? हाँ जी, वीडियो को पॉज करके सबसे पहले इसको नोट कर लो, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है ये, आपको मैंने बताया है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहीं पर हमारा जो ये वाला वीडियो है ये फिनिश होता है। हमने इस वीडियो के अंदर देखा सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो कि हमें लग रही थी भी होगी नॉर्मल कंडीशंस पर, वो नॉर्मल कंडीशंस पर अगर नहीं करती, विच इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर करवानी है तो आपको क्या करवानी पड़ेगी, कंडीशंस चेंज करनी पड़ेगी, और मैंने आपको बता दिया क्या क्या कंडीशंस रिक्वायर्ड है। तो नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना, बहुत अच्छा लगा है तो शेयर करना है। ये स्टूडेंट्स सब्सक्राइब जरूर करेंगे चैनल को, ताकि आप नेक्स्ट वीडियो के साथ वाकिफ हो जाए। नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी वो लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है और हमारा चैप्टर उस लास्ट वीडियो लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जाना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।